एक बात तो ये भाई फोकस करें, अब छोड़ दें जहां जहां तक लिख लिया है। एक बात तो ये कि आपने एग्जाम में बैठ के जिस चीज से लिखना है प्रैक्टिस आपने उसी चीज से करनी है, ठीक है। मैं कई स्टूडेंट देख रहा हूँ लेड पेंसिल यूज कर रहे हैं, भाई बस करें, आप चौथी जमात से निकले, ठीक है, तीसरी चौथी क्लास में यूज होती थी लेड पेंसिल। बॉल पेन इज यूज करें, बस दैट्स ऑल। और अब ये नहीं करना कि बॉल पेन भी दो दो रंग की यूज करने लग जाए। मेरा पहला सेशन था, मैंने पेपर चेक किया तो वो स्टूडेंट ने हेडिंग किसी और मार्कर से दी हुई थी, नीचे लिखा कुछ और हुआ था। तो इतना टाइम नहीं होता, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दीज थिंग्स, जस्ट टेक वन सिंगल बॉल पेन ब्लैक ब्लू कलर की और उसी से सारा पेपर सॉल्व करें। तो पहली बात ये कि जो चीज़ आपने एग्जाम में यूज़ करनी है उसी से यहाँ करें। दूसरी बात, मोबाइल पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल कम करते हैं, बल्कि बिल्कुल ही ख़त्म करें। आपने कैलकुलेटर को यूज़ करना है एग्जाम में बैठ के, मोबाइल आपको अलाउ ही नहीं है, ठीक है। ऐसे करते रहेंगे तो आपकी सारी फ्रीक्वेंसी और सारी स्पीड उसके ऊपर आ जाएगी। तो कैलकुलेटर का यूज़ करें क्लास में भी, वही कैलकुलेटर जो आपने एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाना है। आपका मेरे ख्याल से बचना कोई नहीं, 2 दफ़ा फेंक दिया है, ठीक है, लेकिन जिसका बच जाएगा वो तो यूज़ करेंगे। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, एग्जाम में आपके पास जितने मार्क्स का सवाल होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.8 से। तो इतने मिनट्स होते हैं आपके पास उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर 10 नंबर का सवाल है तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, उसे 1.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 मिनट में वो सवाल सॉल्व हो जाना चाहिए। लेकिन ये अप्रोच आपकी कब तक डेवलप होनी है, जब आप एग्जाम में बैठे हों। तो अभी आप कोशिश किया करें कि जितने नंबर का सवाल है मेरे उसे 1.8 से मल्टीप्लाई करूं, और जितने टाइम है मेरा सवाल उस टाइम पे ख़त्म होने की कोशिश किया करें, ठीक है। नहीं होगा अभी नहीं होगा, जब तक अभी आपको स्टार्ट में बता दिया है, इसको करते करते आपको 1-2 माह लग जाएंगे, शायद जो हमारा लास्ट मंथ हो तब तक जाके आपकी ऐसी प्रैक्टिस डेवलप हो कि जो एलोकेटेड टाइम है उसमें आपका क्वेश्चन ख़त्म हो रहा हो, ठीक है। लेकिन ये भी विद द पैसेज ऑफ टाइम जाके, सही है। तो इसकी कोशिश करनी है आज। और अगली बात, पैटर्न। मैंने आपसे कहा था फ्लैट 1, 2, 3 लिखने। काफ़ी स्टूडेंट्स ने, बल्कि यहाँ तो मैंने सारे स्टूडेंट्स ही देखे हैं जिन्होंने फ्लैट 4 की भी हेडिंग दी हुई है, सही है। तो पहली गलती तो ये कि भाई फ्लैट 4 आना ही नहीं है। फ्लैट 4 उसमें वो खुद रह रहा है, आई थिंक उसने ये लिखा है, तो जिसमें वो खुद रह रहा है उसका तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना। रेंटल इनकम पे तो रेंट आता है जो आपने किसी को दे दिया इस्तेमाल के लिए, ठीक है। तो जहाँ वो खुद रह रहा है वो तो आएगा ही नहीं। तो फ्लैट 4 लिखना वैसे ही वेस्ट ऑफ टाइम था, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी एग्जामिनर की तरफ से, तो ये तो लिखना ही नहीं था यहाँ पर। हाँ, इसके लिए आप यहाँ पे एक नया कॉलम टोटल का यूज कर सकते थे कि चलो इन तीनों का टोटल यहाँ पे आता रहेगा, क्योंकि इस टोटल की एंड की फिगर उठा के मैंने कहा लेके जानी होती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, ठीक है। क्योंकि 3 थे ना फ्लैट्स, वैसे तो पिछले सवाल में तो एक ही था, तो ये फिगर ले गए। तो अब हर फ्लैट की ये वाली फिगर आएगी तो तीनों का टोटल ही यहाँ पे जाएगा ना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा, अब फ्लैट 1 में सबसे पहले रेंट पे आते हैं। हमने क्वेश्चन को देखा तो उसने बताया कि जी रेंट कितना जा रहा था जी फ्लैट 1 का, 5,000 पर मंथ, 25,000 पर मंथ। हमने ये देखना होता है रेंट में, जितना अभी आपने सवाल किया था कि ये क्वेश्चन में आंखें खोल के देख लेना है कि कहीं पे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द रेंट तो नहीं दी गई, या कहीं पे एक्चुअल और फेयर मार्केट का कंपैरिजन तो नहीं दिया। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ है वैसे दिया हुआ है। अच्छा, फ्लैट 1 पे तो नहीं है ऐसा, फ्लैट 1 पे ऐसा नहीं है। तो ये 25,000 पर मंथ है, तो सिंपल इसको, और इसने कब दिया रेंट पे, जुलाई में, यानी पूरे 12 महीने का रेंट आएगा इस पे। तो 25,000 इंटू 12 कितना आ गया, 3 लाख आ गया। फिगर्स में रुपीज एज यूजुअल इन थाउजेंड्स में लेके जाऊंगा, तो इट विल बी 300। लिखा मैंने क्या है, 25 इंटू 12। ये मैंने अपनी फिगर लिख दी, ये उसकी बेसिस ऑफ कैलकुलेशन लिख दी, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि मैं क्या कर रहा हूं। देखिए
एग्जामिनर के पास बहुत थोड़ा टाइम होता है चेक करने का कि ये फिगर्स कहां से आई हैं, ये फिगर्स कहां से आई हैं। यू नीड टू एजुकेट हिम और हर, हुएवर इज द एग्जामिनर, ठीक है। आपने उसको एजुकेट करना है कि ये फिगर मेरी वर्किंग नंबर 1 से उठ के आई है और वर्किंग नंबर 1 मेरी अगले सफे पे यहां मेंशन है। ये फिगर मेरी वर्किंग 1.1 से उठ के आई है जो कि इसके साथ मैंने लिखी हुई है। आप ये चीजें नहीं लिखेंगे, रेफर करेंगे, उसे समझ लग गई तो नंबर दे देगा, नहीं समझ लगेगी वो क्रॉस मारेगा और आगे चला जाएगा, ठीक है। ही हैज वेरी लिमिटेड टाइम। आप चेक करें ना कितने स्टूडेंट्स हैं और चंद घंटों में उसने सारे स्टूडेंट्स के पेपर चेक करने होते हैं। तो ये सारा कुछ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप इनको प्रैक्टिस में लेके आए। जब तक आप फिगर रेफर नहीं करेंगे, इवन मैं अगर आपका पेपर, ये टीए जो है वो हमारे आपका पेपर चेक करते हैं तो कई दफा बताते हैं सर ये पता ही नहीं चल रहा है फिगर कहाँ से आ रही है, हमें कैलकुलेशन की समझ ही नहीं लग रही, ठीक है। तो एग्जामिनर इतना फारग नहीं बैठा CHI कैप का कि वो बैठ के कैलकुलेट करे हर चीज पकड़ के, वो तो देख रहा फिगर कहाँ से आ रही है, समझ लगे ठीक है, नहीं तो फारग, सही है। तो रेफरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मुझे रेफर करने की जरूरत नहीं। 300 कैसे बना मैंने उसे बता दिया, 25x12, ठीक है। फ्लैट 2 में कितना था रेंट, सेम है क्या? हाँ फ्लैट 2 कर दिया ना, 25x12, क्योंकि उसकी फिगर मार रही है ना। फ्लैट 3 पे हम आ जाए तो फ्लैट 3 में एक्चुअल क्या है 15,000 और फेयर मार्केट क्या है 25, तो हमने वही 25 ही लेना है, विच एवर इज हायर। लेकिन है कितने अरसे का, 11 मंथ का। तो मैं 25x11 कितना बना 275। अच्छा अब यहां पे यू नीड ऑल्सो टू टेल हिम नोट 1, ठीक है। नोट 1 में आपने उसको क्या करना है, ये टोटल है, ये समझो मेरा नेक्स्ट पेज है। नोट 1 में मैंने उसे बता दिया एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर, ठीक है। ये आपने उसे बताना है कि मैंने यहाँ 25x11 लिया है तो मेरा ये बेसिक है पीछे लेने का। तो एक्चुअल मेरा कितना बनता था 15,000 × 11 और ये बनता है मेरा 25x11, तो मेरा जो हायर था वो मैंने लिया, सही है। तो यहाँ पे उसको मैंने, क्योंकि यहाँ पे मैं लिखूंगा तो मेरी वर्किंग सारी खराब होगी, ठीक है। एक्चुअली में वो आपका ये कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है, ही डजंट बॉदर कि आपकी यहाँ फिगर क्या आ रही है, ही डजंट बॉदर या आपकी फिगर क्या है, क्योंकि देयर इज अ चांस कि अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक हुआ और गलती से जल्दी में आपने 270 लिख दिया तो आपको मार्क्स पूरे मिल जाए। देयर इज अ चांस कि अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है और गलती से उसे पता चल गया कि यार उसकी फिगर जल्दी में या वैसे गलत हो गई है तो वो आपके मार्क्स पूरे दे दे। फाइनल लेवल के एग्जाम्स में मेरे कई कोलीग्स ऐसे हैं, जब क्योंकि आप लोगों के पास बड़ा कम बहुत ज़्यादा टाइम होता है, फाइनल में तो टाइम ही कोई नहीं होता, तो कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि स्टूडेंट्स ने एंड पे जाके जब बिल्कुल 3-4 मिनट रह गए और क्वेश्चन का कुछ पोर्शन पड़ता है, तो मैं खुद भी ऐसे करता रहा हूँ कि वी डिस्क्राइब द एग्जामिनर के इसमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं ऑन हिज डिस्क्रिप्शन के, अगर वो समझता है तो नंबर दे दे, नहीं समझता तो ना दे, ठीक है। हाँ नहीं फाइनल जो CA फाइनल लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है, कि मैंने ये मजीद स्टेप्स हैं जिसको करके इस क्वेश्चन को पूरा करना है। तो ये टोटली मैं ये नहीं कह रहा कि वो देगा ही देगा, लेकिन यू शो हिम दैट आई नो व्हाट आई नीड टू डू नाउ। आप अगले को बताते हैं जो तुमने क्वेश्चन दिया वो मुझे पता है क्या करना है। हाँ वो मर्जी है, वो ये कहते हैं भाई तुमने टाइम मिसमैनेज किया है, नहीं नंबर दे, सही है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो कहे कि यार ठीक है 5 नंबर रहते हैं इसके, एक आधा 2 नंबर दे दो इसे, चलो कोई नहीं जाने दो। तो इस वजह से ये उसके पास ऑप्शन आती है। तो आपने उसको अपना कॉन्सेप्ट बताना है कि मुझे पता है कि मैंने एक्चुअल और फेयर मार्केट में से जो हायर है वो उठानी है, आई नो, सही है। आगे चलें, आगे पहले जो 2 फ्लैट्स हैं उसमें क्या आ रहा है, नहीं डिस्क्रिप्शन क्या है,
नॉन एडजस्टेबल एडवांस है कि फोरफिटेड डिपॉजिट है? फोरफिटेड डिपॉजिट। और ये नॉन एडजस्टेबल एडवांस है, फोरफिटेड नहीं है। पहले दो की बात कर रहा हूं मैं, पहले दो की बात। तो हम यहां लिख रहे हैं जी नॉन एडजस्टेबल एडवांस, नॉन एडजस्टेबल एडवांस, ठीक है, जो यहाँ पे आई थिंक सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से आया। अच्छा, अब यहाँ पे इस नॉन एडजस्टेबल एडवांस में दिमाग की घंटी बजनी चाहिए और 3 सिनेरियो सामने आने चाहिए। तो यहाँ पे फ्लैट 1 और 2 में कौन से सिनेरियो लग रहे हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला यानी कि वो आया है, गया नहीं है, कोई कुछ नहीं हुआ, तो जो अमाउंट आई है उसे डिवाइड बाय 10 कर दें, सिंपल। कितनी अमाउंट दी है उसने? 200 डिवाइडेड बाय 10, 20 आ गया। इट मीन्स 200 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। और दूसरे में कितनी आई है? यही आई है 200 डिवाइडेड बाय 10, इट इज 20। हाँ जी, तीसरे फ्लैट में है नॉन एडजस्टेबल एडवांस है भाई, क्योंकि उसने पहले सेल किया था, वो सेल एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो बाद में उसने रेंट पे दिया। तो जब रेंट पे दिया है तो उसको नॉन एडजस्टेबल एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट की मद में मिला है, और वो कितना मिला है? 50 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 5 आ गया। अच्छा, ये अब कब मिला था उसे? तीसरा फ्लैट किस तारीख में जाके उसने दिया था रेंट पे? अगस्त में। देखिए हमने फिगर पूरी ले ली, नो प्रोपोर्शनेट, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना एग्जाम में कि इसको प्रोपोर्शन तो नहीं करना। मैंने पूरा 5 उठा के ले लिया, ऐसे नहीं किया कि इसको डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11 किया। क्यों? क्योंकि जब जाएगा तो तब मैंने डालना ही नहीं है, बेशक 2 महीने बाद चला जाए, 3 महीने बाद। आगे चलते हैं। आगे और कोई चीज? फोरफिटेड डिपॉजिट इन दो में तो नहीं है, ठीक है। तो फोरफिटेड डिपॉजिट 24 पहले की। फ्लैट 1 में नहीं है, फ्लैट 2 में नहीं है, फ्लैट 3 में कितना आएगा? 100। इस क्वेश्चन में एक ट्रिक था कि पैसे उसने 2023 से पहले ले लिए हैं, लेकिन फोरफिटेड डिपॉजिट डिक्लेयर हुआ है जुलाई में जाके, तो इस वजह से हम इसको यहाँ इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उसने एग्जामिनर ने ये डाला था। कितनी अमाउंट बनती है? 100। ये वही वाली बात है कि इसने बेचना चाहा था फ्लैट, तो जब उसने बाकी पैसे देने वो मुकर गया, तो उसने कहा भाई जो तुमने बयाना दिया वो मैं वापस से नहीं कर रहा। और कुछ इसके अंदर आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारा RCT निकला है जी, RCT। टोटल में कितना आ रहा है? 10-20 मेरा टोटल में आ गया। यही आ रहा है ना? ये सारी फिगर्स को आप टोटल कर लेंगे तो यहाँ पे ये 10-20 आ जाएगा, ठीक है। आगे डिडक्शंस में एक आधी तो उसने बताई हुई है, लेकिन हमारे लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपेयर अलाउंस, ये नहीं भूलनी है आप, ये बताई नहीं हुई, लेकिन 1/5 ऑफ द RCT। तो यहाँ पे आपको सबका RCT पहले निकालना पड़ेगा, ये भी जरा बता दें। 320, 380। तो रिपेयर अलाउंस क्या आता है? 1/5 ऑफ RCT। 64 लेस किया और 76 लेस किया, तो टोटल कितना लेस कर दिया? इधर वर्किंग भी करेंगे, नीचे जो आगे ऊपर ब्रैकेट है, कौन से वाली? ये लिख तो दिया 1/5 ऑफ RCT, 204 ये आ गया। एंड पे टोटल करता है, एंड पे टोटल आपसे वो फ्लैट्स की इनकम पूछ रहा है। बेसिकली हमने यहां से एंड वाली फिगर ड्राइव करनी है, वी शुड नॉट गो हेयर टू देयर, समझ लग रही है? यहां से टोटल आ रहा है, तो हमें ये कैलकुलेशंस तो करनी ही पड़नी है। नहीं भैया आपने बीच में टोटल फाइंड किए हैं, तो हम सिर्फ इनकम का ही टोटल करना है एंड बीच में कौन से? सॉरी, ये जैसे मतलब आपने क्या नाम RCT का टोटल किया, उसके बाद ये हाँ एंड पे कर ले आप टोटल, उसका कोई नहीं, लेकिन ये तो करेंगे ही करेंगे, ये करें, हाँ बस ठीक है, एंड पे भी कर ले। अच्छा और कौन सा था? प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से था, प्रॉपर्टी टैक्स आ रहा है, तीनों में आ रहा है। अच्छा, प्रॉपर्टी टैक्स उसने कहा है 20,000 ऑन ईच प्रॉपर्टी, तो भाई 20,000 60,000 आएगा, 80,000 नहीं करना क्योंकि फ्लैट 4 तो है ही नहीं। तो मेरा प्रॉपर्टी टैक्स इसमें आएगा दैट इज 20
20 और 20 60 ये लेस। मेरे ख्याल से और कुछ है? Property tax 20,000 in connection of each of his 4 flats. जो उसके चारों फ्लैट थे उस हर एक के अगेंस्ट 20,000 का टैक्स दिया। इसका उर्दू तर्जमा ये है ऑन ईच ऑफ हिज 4 फ्लैट। अगर वो कहता ना सब का 20,000 दिया तो मैं 5,000 कर लेता या वट एवर, हाँ 4 थे ना तो 5,000 करता। 80 क्यों आएगा? हम इनकम किन की फ्लैट्स की ले रहे हैं? 3 की, तो खर्चा भी तो तीनों का ही लेंगे ना। चौथे की तो इनकम भी नहीं ले रहा तो चौथे का खर्चा मैं क्यों लूंगा? जब मैं इनकम ही 3 फ्लैट्स की ले रहा हूं तो इसमें मैं चौथे का खर्चा क्यों डालूं? सही है। तो ये 60 कितना आ गया जी? 756 इज द राइट आंसर। अगर आप लोगों का 7,56,000 आया है तो एलसीडी आपकी हुई, जो यहां से नहीं मिलेगी जी तो पाकिस्तान से मिलेगी आपको। अच्छा हाँ ठीक ओके। लग रही है भी समझ जो हमने पूरे 1 हफ्ते में पढ़ा था उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है? ठीक है। अब इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अब हम आपका लेवल ऊपर करते हैं, मुश्किल वाला सवाल करते हैं। ठीक है, मुश्किल नहीं था ये तो बहुत आसान, वो बेसिक क्वेश्चन था, उस बेसिक क्वेश्चन में हमने 2 गलतियां की हैं। तो इसमें देखने गलती करवाई। हाँ देखिए ये चीज़ें वो हैं जो प्रैक्टिस है आपकी। जितने क्वेश्चंस करेंगे, जितना आपका माइंड ओपन होगा, उतना आपको मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। मजा तो नहीं आ नहीं यार, थोड़ा इंटरेस्टिंग करें। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, टेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सर आपने बताया नहीं करना से कि वो घर का फिर क्या होगा? कौन से घर का? वो जो जमीन रेंट पे लेकर जाना, जमीन रेंट पे दे के? हाँ हाँ, तो उसमें क्या करना था? अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है बी का तो फिर घर कहाँ जाएगा? अगर ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, रेंटल एग्रीमेंट जो यार मेरे ख्याल से तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग कोई बंदा इस तरह का करेगा भी नहीं। ठीक है, ऐसा होगा भी नहीं। और प्रैक्टिकली कोई बंदा इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना तो वो 100 साल के लिए लैंड लेगा, ठीक है, लीज के ऊपर, ठीक है, या 30-35 साल के लिए लेगा कि ताकि उसे इस तरह की कोई टेंशन ना आए। तो प्रैक्टिकली इस तरह नहीं होता कि जी 2 साल का तो 2 साल में घर बनाए। अगर वो 2 साल में घर बना रहा है तो फिर रेंट बहुत हाई रखेगा घर का, ताकि 2 साल में उसका पे बैक हो जाए। क्योंकि लॉ ने तो हर एंगल को कवर करना है ना, इसलिए लॉ ने बता दिया। प्रैक्टिकली जरूरी नहीं है उसकी एग्जांपल्स हमारे उसी तरह मिल रही हो, सही है। तो लॉ ने हर एंगल को कवर करना होता है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट लीज देती है, 99 साल की लीज पे लैंड देती है, ऐसे ही है ना। तो इतनी देर में तो बंदा एक नस्ल दूसरी नस्ल आधे में पहुंच जाती है। वो घर किधर गया बंदे का नहीं पता चलता, जहाँ पे भी जाना चला जाए। डस्टर यार, अभी इसके 2 मेन कॉन्सेप्ट्स हमारे रहते हैं जो अगर आज क्वेश्चन के बाद टाइम मिला तो मैं एक आपको समझाऊंगा। सर नहीं मिलेगा टाइम। अच्छा 45 मिनट्स लगेंगे। तो बहुत टाइम है, 45 मिनट। 2 घंटों में मोबाइल पहुंच जाता है एक जगह पे यार। 45 मिनट बहुत है। चलेगा। अच्छा जी, क्वेश्चन निकालें अब आप। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार किस्म का है। मैं तो हर सेशन में करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लिए ऐसे ही होता है जैसे मैं पहली दफा कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका है ये कौन सा है जी? क्वेश्चन नंबर 8। यस, क्वेश्चन नंबर 8। और इंशाल्लाह हमें टाइम मिला तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आज ही करेंगे। नहीं फरूख, क्वेश्चन नंबर 8 फरूख वाला, नजम वाला क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 8 फरूख।
रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करते हैं जी। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द ITO 2001 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये वो आपके साथ मैंने पहली दफ़ा एक वर्ड यूज़ किया था प्रोविजंस का। हमने पिछला क्वेश्चन पूरा नहीं किया। पिछला क्वेश्चन पूरा नहीं किया, कौन से वाला? अच्छा 2 में उसे टैक्स लायबिलिटी पूछी थी। जी ओह यस, अब तो मिटा दिया। कोई बात नहीं सर, मंडे को देखते हैं। चलो उसमें टैक्स लायबिलिटी निकाल लेते थे, फिर ठहर जाए निकाल लेंगे। अभी इसमें क्या है, 7,56,000 आई थी ना यार। इनकम 7,56,000 है। 7,56,000 आई थी। निकालें जी टैक्स लायबिलिटी। बता टैक्सेबल इनकम मेरी आई थी, टैक्सेबल इनकम मेरी आई थी 7,56,000। ये इसलिए आई थी टैक्सेबल इनकम क्योंकि इसके अंदर मेरी अभी डिडक्टेबल अलाउंस कोई भी नहीं है। ठीक है, तो अब बताएं मुझे ये 7,56,000 कौन से टेबल में देखना है, सैलरीड में नॉन सैलरीड में? नॉन सैलरीड में। तो नॉन सैलरीड में देखिए ये किस क्लॉज में आ रहा है, किस कैटेगरी में आ रहा है? सेकंड में आ रहा है। 6 लाख तक टैक्स है, सेकंड में क्या आएगा? टैक्स लायबिलिटी यहां पे क्या बन रही है बताएं जरा। नहीं हो सकती है, होनी नहीं चाहिए, हम कैसे कह सकते हैं? अच्छा टेबल में भी हो सकती है वैसे। 56,700 कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? सेकंड में। बी में क्या क्या लिखा हुआ है इसमें? Taxable income exceeds the 6 lakh but does not exceed the 8 lakh. 8 लाख। और आगे टैक्स लायबिलिटी इसका 7.5% of the amount exceeding 6 lakh. ओके। और इसे कोई फिक्स्ड तो नहीं लिखी साथ में 10,000? 7.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। तो 1,56,000 पे 7.5% टैक्स लगेगा। 11,700. 11,000 ले जी, ये टैक्स लायबिलिटी, ये टैक्स लायबिलिटी बन गई। और क्वेश्चन पूरे में उसने कहीं हमें ये नहीं बताया कि हमारा कोई टैक्स उसने पहले से जमा था उसके पास, तो यही टैक्स लायबिलिटी टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है, अगर वो कह देता कि हमारा टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास जमा है या विदहेल्ड हुआ पड़ा है या किसी और ने विदहेल्ड किया हुआ है, तो फिर हम ये क्या करते कि उसमें से वो माइनस करके बताते पेएबल टू गवर्नमेंट। तो लायबिलिटी मेरी क्या बन गई? 11,700। ठीक है जी। ये जो स्कैन्स की बुक है इसमें भी मेरे ख्याल से टेबल कहीं दिए होंगे, वो मैंने जरा सा शुरू से नहीं ना देखी। कौन से पेज पे है? 27 पे है। 11,700। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। पेज नंबर ये है 175। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अच्छा प्रोविजन की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने जो आपको टेस्ट दिया था उसमें भी वर्ड यूज किया था प्रोविजंस का। वो शायद आपका क्वेश्चन था कि प्रोविजन से क्या मतलब है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये अंडर द इनकम टैक्स प्रोविजंस ही है। रेंट कितना, डिडक्टेबल अलाउंस कितना, डिडक्शन, ये ITO की प्रोविजंस में ही लिखा हुआ है। तो जब वो कहता है ना कि प्रोविजंस ऑफ ITO, इसका मतलब ये है कि ITO में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आप पढ़ के आए हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो इट्स नॉट अ न्यू थिंग, जो हमने पढ़ा है वो उसी को प्रोविजंस कहता है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स, और उसके जो रूल्स हैं मेड देयर अंडर कंप्यूट अंडर द रेलेवेंट हेड ऑफ इनकम टैक्सेबल इनकम ऑफ द फरूख फॉर द टैक्स ईयर 2023। तो टैक्सेबल इनकम फाइंड आउट करनी है। 1 जुलाई 2022 फरूख बोरोड ₹8 मिलियन फ्रॉम स्टार बैंक लिमिटेड। ले जी 8 मिलियन का लोन ले लिया फरूख ने, एंड एक्वायर्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड इन हब इंडस्ट्रियल जोन ऑफ ₹6.5 मिलियन का।
8 मिलियन का लोन लेके प्लॉट ऑफ लैंड ले लिया, ठीक है, यकम जुलाई 22 को। ही इन्वेस्टेड द रेस्ट ऑफ द लोन इन अ बिजनेस वेंचर विद हिज फ्रेंड, बाकी जो 1.5 मिलियन रह गया वो उसने अपने दोस्त के साथ बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। द अबव लोन कैरीज अ मार्कअप एट ए रेट ऑफ 12% पर एनम, 12% पर एनम इसका मार्कअप है, पर एनम मतलब सालाना, 12% सालाना, एंड इज रीपेएबल इन 8 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम यकम जुलाई 2023। यानी कि क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स का क्या मतलब हुआ, हर 3 माह बाद उसकी इक्वल इंस्टॉलमेंट्स देगा, लेकिन ये शुरू कब होनी है, यकम जुलाई 2023 से। मेरी रिक्वायरमेंट कहाँ की है, मैंने सवाल करना टैक्स ईयर 23 का, तो ये जो रीपेमेंट कर रहा है ये टैक्स ईयर कब की कर रहा है 20, तो मेरे रेलेवेंट है नहीं है, ठीक है। दिस इज वाई हमें ये पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है और डेटा क्या है। इस क्वेश्चन को करते वक्त स्टूडेंट इसी लाइन पे आगे मर मिट जाता है, यार क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट बनानी पड़ जानी है, लेकिन उसने सवाल ही ऐसा दिया है कि भाई क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट का मेरे से ताल्लुक ही कोई नहीं है। मेरे ज़माने में तो जो टैक्स ईयर 2023 है वो 8 मिलियन का 8 मिलियन पूरा ही खड़ा है, ऐसे ही है। वो कम होना शुरू होगा 10 टैक्स ईयर 2024 से, जिसका मेरे से ताल्लुक कोई नहीं, ठीक है। आगे चलें। ऑन यकम अगस्त 2022 फरूख डिसाइडेड टू सेल द प्लॉट ऑफ लैंड to the Zulfikar Motors for rupees 10 million and received a deposit of 5 lakh from them. On 15 October 2022, Farooq forfeited the deposit on refusal of Zulfikar Motors to purchase the plot of the land. ले जी forfeited deposit आ गया in case of land. Land के केस में forfeited deposit आ गया। On यकम सितंबर 2022 Farooq let out the plot of land to his friend Atif at a monthly rent of 1,50,000। अपने दोस्त को 1.5 लाख रुपया पर मंथ पे रेंट पे दे दिया। He received an unadjustable deposit of rupees 2 lakh from Atif and paid rupees 80,000 for leveling the ground, rupees 50,000 as ground rent, rupees 12,000 as insurance premium against the risk of damage or destruction by waterlogging, rupees 1,40,000 against rent collection charges। ये सारे इसके खर्चे आ गए। Farooq had paid rupees 25,000 to the firm of a professional valuer। प्रोफेशनल वैल्यूअर को भी 25,000 का खर्चा दिया। क्यों दिया? which determined the annual rental value of the plot of land of at rupees 21,60,000, जिसने आपकी है अभी पढ़ा रहा हूं, जो कि उसने प्रोफेशनल वैल्यू को 25,000 दिया है, जिसने ये बताया कि तुम्हारा जो प्लॉट है उसकी सालाना वैल्यू 21,60,000 है, ठीक है, जो प्रोफेशनल वैल्यू ने बताया। ले जी अब क्वेश्चन करते हैं। प्रॉपर्टी एक ही है, सबसे पहले ये देखें, वही है, लैंड ही है ना। लैंड को पहले बेचने गया, नहीं बिकी, और फिर उसी लैंड को उसने क्या कर दिया, आगे रेंट पे दे दिया। और हेड्स ऑफ इनकम इसमें कहीं पे अदर सोर्स तो नहीं आ रहा, नहीं ना आ रहा, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ही है। तो सेम वही स्ट्रेटेजी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी मेरी आएगी, इसको मैं वर्किंग नंबर 1 कर दूंगा, और यहाँ पे वर्किंग नंबर 1 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये मेरा मेन सफ़ा होगा, जो बिल्कुल क्वेश्चन जहाँ पे हम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर का रेफरेंस देते हैं वो, और ये उससे अगले वाले सफ़े पे वर्किंग्स मेरी स्टार्ट होगी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फिगर्स में 1000 के अंदर लेके जाऊंगा। सबसे पहले जो हमने कुछ चीज़ें इसमें देखी, इसमें रेंट भी आ रहा है, इसमें forfeited डिपॉजिट भी आ रहा है, इसमें नॉन एडजस्टेबल एडवांस की भी फिगर आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ें मैं लिखूंगा वन बाय वन, इसमें रेंट भी आ रहा है, इसमें forfeited डिपॉजिट भी आ रहा है, और इसमें नॉन एडजस्टेबल एडवांस की भी फिगर आती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिलेंगी
तो इसके अंदर रेंट चार्जेबल टू टैक्स मिलेगा, इसमें से मैं